Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. और आज हम करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस पे MCQs जिसमें रहने वाले हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड एग्रीकल्चर एंड हिस्ट्री के ऊपर टॉप 50 MCQs आप करने वाले हो, जिसमें आपकी सारी की सारी रिवीजन जो है एक तरह से आप कर सकते हो. ठीक है, जिसने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चंस, देन हम इंडियन फॉरेन ट्रेड के ऊपर स्टार्ट करेंगे, देन हिस्ट्री के ऊपर. ठीक है, तो बने रहिए लेक्चर के एंड तक. और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद आपको बहुत सारे MCQs की वीडियोस दिखने वाली हैं और जो भी रिसेंट आपको अभी नई न्यू भी आएंगी और रिसेंट हो भी चुकी हैं जो अपलोड, वो भी आप देख सकते हो. हिस्ट्री, कंप्यूटर्स, JNK, इंडियन, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का. द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर. जो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी वो किस साल इंट्रोड्यूस करी गई थी? ऑप्शंस देखेंगे. 1990, 2000, 2004 और 2010. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एज इट इज़ आपसे पूछ सकती है JKSSB, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसी तरह का इनका लेवल होता है. ठीक है, तो इसके बारे में अगर किसी को ये आंसर आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 2000. ठीक है, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए. जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस हुई थी इंडिया में वो 28 जुलाई. कब? 28 जुलाई 2000 को अनाउंस हुई थी. क्यों? ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ग्रो कराना है. कितने रेट पे? 4% पर ईयर. ठीक है, ये इनका इस पॉलिसी के अंडर ये एक ऑब्जेक्टिव था कि 4% से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कराना चाहिए. और ये किसके अंडर ये पॉलिसी बनी थी? तो ये थी हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये पॉलिसी बनी थी. और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे, जैसे कि ग्रोथ इक्विटी के साथ होनी चाहिए. ठीक है, ग्रोथ विद इक्विटी, या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल होना चाहिए. यानी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ इस तरह से करना है ताकि वो इकोनॉमिकली विएबल हो, टेक्निकली साउंड हो और सोशली एक्सेप्टेबल हो. ये नहीं है कि आज हम उनको पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर दें और आने वाली जनरेशन जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट ना उठा पाए. ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए और फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. ये सब इस चीज़ की जो है आपकी मेन पॉलिसी थी. और इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी मिलती थी फार्मर्स को. तो इसी वजह से ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. Which program was launched by Government of India to double income by 2022? अब ये स्कीम्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस तरीके से पढ़ के जाना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना. ऑप्शंस देखेंगे हम. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. मंत्रा पता नहीं क्यों ये हो गया दोनों में. ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये इस योजना से जो है ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करनी थी 2022 तक. ठीक है, तो ये एक तरह का प्राइम मिनिस्टर जो फार्मर ट्रिब्यूट फंड है ये उसके अंडर आता है. ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें पर ईयर जो फार्मर्स को मिलता है अप टू 6000. कितना मिलता है? 6000 फार्मर्स को मिलता है. और ये पीयूष गोयल ने इनिशिएटिव अनाउंस किया था. कब किया था? 2019 को. ठीक है, और जब हमारा इंटरिम बजट आया था ना 1 फरवरी 2019 को, तब ये अनाउंस हुआ था. और इस स्कीम की टोटल कॉस्ट कितनी है? वो है आपकी 75,000 करोड़. तो ये इसकी टोटल कॉस्ट थी. अब इसकी आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए. मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम.
Which of the following factor is not a factor contributing to the economic development in India? तो अगर बात करें इंडिया में जो है डेवलपमेंट की, रूरल डेवलपमेंट की, ठीक है, नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? ऑप्शंस देखेंगे हम, एजुकेशन, अर्बन माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसके ऑप्शंस जो हमने पढ़े, एजुकेशन होगी तो डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो रूरल डेवलपमेंट होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज उनके पास होंगी तो एक तरह से डेवलपमेंट होगी। लेकिन अर्बन माइग्रेशन कब होगा? जब डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा शहरों में, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक रूरल, किसी भी रूरल एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक नेसेसिटी है, वो ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है, उसके लिए वहाँ पे रोड्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई उनके पास होनी चाहिए, और प्रॉपर हाउसेस उनके पास होने चाहिए रहने के लिए। ये कुछ की थिंग्स, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो हम बोल सकते हैं बेसिक हैं, ये नेसेसरी हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि कोई एरिया कितना ज़्यादा डेवलप है। तो अगर ये सब चीज़ें उनके पास होंगी और वहाँ पे उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो माइग्रेशन तो नहीं होगी ना। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फूड क्रॉप? इनमें से नॉन फूड क्रॉप आपने बताना है कौन सी है। ये सामने सामने, आई होप आप कर पाओ। ऑप्शंस देखते हैं, राइस, वीट, कॉटन और पल्सेस। इसमें से नॉन फूड क्रॉप कौन सी है? तो ये सामने दिख रहा है हमें, कॉटन जो है इसमें से नॉन फूड क्रॉप है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स जो है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फूड क्रॉप्स जो होती हैं ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए होती हैं, ग्रो करी जाती हैं, ये इसका मेन सोल मोटिव होता है। ठीक है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए। और जो नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं ये इसका मेन यूज़ किसके लिए होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, ना कि हमें इससे कोई कंजप्शन करनी है, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सेरल क्रॉप इन इंडिया? मेजर सेरल क्रॉप इन इंडिया जो है ये कौन सी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस देखेंगे हम, पल्सिस, बार्ले, राइस और मस्टर्ड। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें से कौन सी है मेजर, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो राइस है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा इस अनाज को खाते हैं। ठीक है, तो ये मेन फूड है जो मतलब खाया जाता है, या फिर इसके आटा बना के भी, इसकी चपातीस बना के भी खाई जाती है। तो मेन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, और अभी इस पे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो 2023 से 2024 का जो डेटा आया है, जो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारी इंडिया की, वो तेलंगाना बन चुकी है। ठीक है, तो तेलंगाना आपको पता होना चाहिए, ये लार्जेस्ट जो है ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जिसमें आपका 168.75 लाख मीट्रिक टन जो है ये टोटल प्रोडक्शन करी हुई है, जो टोटल इंडिया की 12.5% है, जितना भी राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसका। तो उसके बाद आपकी यूपी भी है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब भी है, और पल्सेस आपको पता ही है ये आपकी सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी राइस कौन प्रोड्यूस करता है? आपकी मध्य प्रदेश। और इसके अलावा आपके आएंगे बार्ले, तो ये आपकी आती है राजस्थान में, सबसे ज़्यादा बार्ले प्रोडक्शन होती है। बाकी सेम जो है बार्ले एंड मस्टर्ड, ये आपकी राजस्थान में ही होती है। ठीक है, पल्सेस होगी मध्य प्रदेश में। राइस के ऊपर ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया? सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप कल्टिवेट करी जाती है इंडिया में? ऑप्शन है राइस, वीट, शुगर केन और कॉटन। तो अगेन इसका राइट आंसर है आपका राइस। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही क्रॉप आपकी इंडिया में कल्टिवेट होती है। नेक्स्ट जल्दी करेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया? इसमें से मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया कौन सी है? ऑप्शंस देखेंगे हम। ऑप्शंस है पोटैटोज, एप्पल्स, शुगर केन और बार्ले।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पोटैटोस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कीजिए, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये पोटैटोस जो है इसमें मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है इंडिया की। और हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें हम ग्रो करते हैं, जिसमें आपकी वेजिटेबल्स भी आती हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, ठीक है, फ्रूट्स भी आते हैं, ये सब आपके हॉर्टिकल्चर में ग्रो करे जाते हैं। तो इसके अलावा जिसमें आपके जो फ्रूट्स की अगर बात करें, हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स क्रॉप्स होते हैं जिसमें ग्रेप्स हो गया, एप्पल्स हो गया, वाटरमेलन, ठीक है, उसके अलावा वेजिटेबल्स में आपके पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, पम्पकिन, ये सब आ गए। उसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं कुछ, जिसमें आपके रोज़ आता है, ठीक है, उसके अलावा आपके कारनेशन, देन ऑर्नामेंटल ग्रास, ये सब आपके हर्ब्स, नट प्लांट्स, ये सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं। मेजर आपको पता होनी चाहिए पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया? इंडिया में इरीगेशन का सोर्स इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है कनाल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अगेन ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूज़ होते हैं एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन इंडिया में, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी तक 8 क्वेश्चन हुए हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते थे बताइए अभी कमेंट सेक्शन में, जो भी बच्चे लाइव हैं ऑप्शंस देख के। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेन पर्पस क्या है? To provide subsidies to farmers, to ensure crop failures, to promote organic farming or to provide financial aid to the farmers। कौन सा है इसका सही आंसर? तो क्योंकि फसल का बीमा है, तो हमें अगर फसल ही ख़राब हो रही है तो उसका इंश्योरेंस का जो है, क्रॉप की हमने इंश्योरेंस करानी है, ताकि फार्मर्स को हम जो है थोड़ा सा एक सहारा दे सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सेकंड पार्ट, टू इंश्योर क्रॉप फेलियर्स। ये इसका राइट आंसर है, ये मेन पर्पस है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। और ये कब लॉन्च हुई थी? 18 फरवरी 2016 को, 2016 में ये लॉन्च हुई थी। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये फार्मर्स के लिए इंश्योरेंस सर्विस जो है लॉन्च करी थी। और ये आपकी जो वन नेशन वन स्कीम है उसके अंडर ये जो है, ये उसके अंडर थी। ठीक है, और इसके अलावा और जो इसके रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आप याद कर लीजिए। और मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, और अभी तक इसका जो स्टेटस है ये एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया? इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट कौन सा है? ठीक है, हमने वो तो पढ़ा था जो ऊपर राइस वाला, अब ये भी देखना है आपको। व्हीट, राइस, मैंगो एंड बार्ले, इसमें से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका मैंगो। मैंगो जो है इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, और मेजर हमने पढ़ा था, मेजर कौन सा है? वो है आपका राइस, इम्पॉर्टेंट है आपका मैंगो। मैंने आपको बताया था इसमें फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, सारा कुछ आता है आपके हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट, which government scheme focuses on increasing the income of farmers by improving agricultural practices? तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना, ये कौन सी स्कीम के अंडर उसका मेन फोकस था? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट और प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। कौन सा है इसका मेन ऑप्शन? इसका राइट आंसर है आपका प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। ये इस स्कीम के मेन फोकस है। और ये इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2015 को ये डिसीजन लिया गया था कैबिनेट कमेटी के द्वारा। ठीक है, और तब ये अप्रूव कर दी गई थी। इसके लिए टोटल 5 सालों का एक इन्होंने पीरियड रखा था, 2015-16 से। ठीक है, 2015-16 से 19-20 तक का ये पहला इसका अप्रूव पीरियड था। और इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें आप कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, तो आपको पता है इरिगेशन है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय है, उसके अंडर ये आती है। या फिर और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 3 मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जल शक्ति मंत्रालय। तो ये 26,000 करोड़ इसका बजट था, यानी कि 378.9 मिलियन, इस तरह का इसका कुछ वो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
According to Census 2011, what percentage of India's workforce was employed in agriculture? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडिया का टोटल वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है वो कितना है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फैक्चुअल डेटा आपको एज इट इज़ पूछ सकते हैं। ऑप्शंस देखेंगे हम 60%, 55.6%, 54.6% और 70%। अगेन वेरी ट्रिकी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं इसके, राइट आंसर है इसका 54.6%। ये आपका टोटल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स इंडिया का जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो 3 सेक्टर्स इकोनॉमी होती है, जिसमें आपका एक आता है प्राइमरी, एक आता है सेकेंडरी और एक आता है टर्शरी। ठीक है, 3 सेक्टर्स हैं और प्राइमरी सेक्टर में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा फॉरेस्ट्री हो गया और आपकी फ़िशिंग। ये मेन चीज़ है, फ़िशिंग भी याद रख लें। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ये प्राइमरी में आता है। और जो सेकेंडरी सेक्टर, इसमें ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ या फिर दूसरी कोई इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी आएगा, गैस आएगा। ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, वाटर भी इसमें आता है और यूटिलिटी सर्विसेज। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड यूटिलिटी सर्विसेज ऑल और अंडर सर्विस सेक्टर। और थर्ड आएगा आपका टर्शरी सेक्टर। तो इसमें आपकी जितनी भी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो सब इसमें आती हैं, जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी जैसे कि होटल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट। तो ये मेन इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी आती हैं टर्शरी सेक्टर। और इसके अलावा आपसे इनकी कंट्रीब्यूशन भी पूछी जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी की। तो अगर हम बात करें इंडिया की जो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, आपका 17.32%, ये इसका कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी का है आपका 29.02% एंड टर्शरी का है आपका 53.66%। ये 16-17 की बात कर रही हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास रिसेंट डेटा है। ठीक है, तो ये मेन डेटा आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, 53.1666 के साथ साथ आपका सर्विस सेक्टर। उसके बाद आपका आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि सेकेंडरी है, और फिर सबसे लास्ट में आपका आता है एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया का, वो अगर हम बात करें ओवरऑल 42.3% जो लोग हैं डायरेक्टली उनको लिवलीहुड प्रोवाइड करता है। और ये मतलब लेकिन सबसे कम कंट्रीब्यूटर है ये जीडीपी में। ठीक है, तो आपको फैक्चुअल डेटा ये याद रखना है ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन 2024? तो ये आपसे पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट करा था इनमें से। ऑप्शन है बासमती राइस, स्पाइसेस, कॉटन और टी। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है आपका बासमती राइस। फैक्चुअल क्वेश्चन याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है इसका 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया? इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसमें कितने टाइप की जो फार्मिंग है वो कंट्रीब्यूट करती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 3। ठीक है, जिनका एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा, वो है आपकी 3 तरह की फार्मिंग होती है, जिसमें आएगा आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसके अलावा प्लांटेशन फार्मिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारी फार्मिंग है जैसे कि ड्राई फार्मिंग। ये मेन 3 है जो सिग्निफिकेंट इनका कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा ड्राई फार्मिंग भी है, टेरेस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव, कमर्शियल, एक्सटेंसिव, ये सब आपकी और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, लेकिन मेन जो है ये यही है। ठीक है, सबसिस्टेंस में इनका मोस्ट कॉमन टाइप है इंडिया में, जो यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, अपने जो कंजप्शन के लिए ओनली, या फिर जानवर वगैरह, लाइफ स्टॉक वगैरह रखते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपने ओन कंजप्शन के लिए सबसिस्टेंट फार्मिंग में आता है। फिर आएगा आपका प्लांटेशन फार्मिंग में। तो ये जो है इसमें एक तरह से सेल के लिए, अगर आप कोई एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया में ग्रो कर रहे हो, किसके लिए करते हो आप? सेल करोगे ताकि आपको उससे कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये एक तरह का
जो फॉरेस्ट रीजन्स होते हैं ये मेथड वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पे फार्मर्स जो है नई नई लोकेशंस पे चले जाते हैं, एक जगह पे पहले कल्टीवेशन करते फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। जब उस पर्टिकुलर एरिया के जो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस सॉइल के, तो फिर उनको दूसरी जगह पे वो कल्टीवेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, सबसिस्टेंस, प्लांटेशन एंड शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन? कब और कहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी? ऑप्शंस है फ्रांस इन 19th सेंचुरी, जर्मनी इन 17th सेंचुरी, ब्रिटेन इन मिड 18th सेंचुरी एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन 20th सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ब्रिटेन में हुआ था मिड 18th सेंचुरी। तो यहाँ तक आपके एग्रीकल्चर के हमने 15 क्वेश्चंस करे, जिसमें हमने कोशिश करी कि हम आपको काफ़ी ज़्यादा रिवाइज करा पाएँ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है। इंडियाज़ का जो फॉरेन ट्रेड है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन ट्रेड्स पढ़ने के पहले ट्रेड क्या होता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ का व्यापार करते हो वो होता क्या है भाई? गुड्स का करते हो, सर्विसेज का करते हो, ये क्या होता है? ये बाइंग ऑफ गुड्स या फिर बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये दो ऑप्शंस में बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसमें? ट्रेड के अंदर क्या आता है? आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो, ठीक है। बाय करना कोई ट्रेड नहीं होता, बाय करना आप सेलिंग एंड बाइंग होगी वो आपकी। एक्सचेंज जब करोगे ना गुड्स एंड सर्विसेज का किसी दो कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में, दैट इज नोन एज ट्रेड, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की, जो हमने पढ़ना है अभी, तो ये आपका होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है वो होता है आपका फॉरेन ट्रेड, ठीक है। जब आप कोई चीज़, मान लो आपने सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को भेजा, तो ये कहलाता है आपका एक्सपोर्ट। यानी कि अगर आपने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में कुछ भेजा, जैसे कि मान लो बासमती राइस आपने एक्सपोर्ट करे, तो ये आपका क्या आएगा? एक्सपोर्ट। लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज़ यहाँ पे मंगाई, मान लो मेज़ आपने वहाँ से मंगवाई, तो आपका ये होगा इम्पोर्ट। ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप इसमें क्या होता है कि आप गुड्स भी आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, ये सारी की सारी आपकी फॉरेन ट्रेड के अंदर आती है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको यही पता होनी चाहिए, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं फॉरेन ट्रेड को, ठीक है। जिसमें आप गुड्स, सर्विसेज और या फिर कैपिटल का भी आप एक्सचेंज कर सकते हो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस। और इसके अलावा बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। फिनिश गुड्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट देन कंट्री हैज। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, तो अगर ये सब आपको पता है कि आप ज़्यादा सामान वहाँ से मंगा रहे हो और जहाँ से कम जा रहा है आपके पास, आपसे सामान कम जा रहा है, तो कम जो हमारी कंट्री है उसका ट्रेड कैसा होगा? ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें टोटल इंडिया का जितना भी इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है, क्या जितना भी इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक हेल्थ हमने देखनी हो, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ट्रेड सरप्लस की अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। ट्रेड सरप्लस में आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, आप सामान बाहर ज़्यादा बेच रहे हो तो आपके पास इनकम ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट हम करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे ना, तो इंपोर्ट अगर करेंगे, वहाँ से मंगाएंगे तो हमारे पैसे जाएंगे, तो हमारी इकॉनमी थोड़ी ग्रो करेगी, सरप्लस थोड़ी होगा, वो फिर डेफिसिट होगा। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, पैसा ज़्यादा आएगा, तो ट्रेड हमारा सरप्लस पे कहलाएगा, और ये हमारा कहलाता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहलाता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और सेम इसका वाइसा वर्सा आपका रहता है ट्रेड डेफिसिट। जब इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, दैट इज नोन एज
आपका ट्रेड डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज इंडिया ट्रेड टू जीडीपी रेशो। इंडिया का जो ट्रेड है जीडीपी रेशो में, इसका क्या मतलब कितना है ये जीडीपी और इंडिया का जो ट्रेड रेशो वो क्या है। ऑप्शन है 40%, 46%, 48% और 51%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 46%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया ट्रेड टू जीडीपी रेशो क्या होता है। ये होता है ये परसेंटेज, किसकी परसेंटेज, जो भी इंडिया का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है। इकोनॉमिक आउटपुट हम कैसे पता जो है आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जो हमारा टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं हमारी, उनकी फाइनल वैल्यू, हमारे पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है दैट इज़ नोन एज जीडीपी। चाहे वो हमारे कंट्री के जो है सिटीजन्स कर रहे हैं या फिर फॉरेनर्स आके यहाँ पे उनमें इन्वॉल्व हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वो सारा का सारा आपका जीडीपी में आता है। ठीक है, तो जिसमें आपकी वैल्यू किसकी देखी जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, और इसमें आपका यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, इससे इसमें आपको सबसे मेन चीज़ आपका कैसे पता चलता है कि इंडिया का जो ट्रेड टू जीडीपी रेशो, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इंडियन इकॉनमी है, ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में ही जुड़ी हुई है या फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में जुड़ी है, इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, तो यानी कि वो लेसर रिलायंस है, वो उस पर इंटरनेशनल ट्रेड पे उनका इतना ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई, दैट मीन्स आवर nation is directly not involved in domestic activity, it is also involved in international activity। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड का इससे आपको पता चल जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट होता है कि ये हमारा ट्रेड रेलिवेंस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया। ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट इंडिया में कितना है, ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके यूएस डॉलर। तो इस चीज़ के बारे में आपको पहले एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको अभी ट्रेड डेफिसिट सरप्लस तो बताया हुआ है, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट आपको पता है इंपोर्ट आपके ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट आपके कम होते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। क्या है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ नोन एज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो या बैलेंस की इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यूएस डॉलर 78 बिलियन, कितना, यूएसडी 78 बिलियन जो है ओवरऑल हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको एज इट इज़ याद रखना है। नेक्स्ट, द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जो टैक्स हमारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी ये जो टैक्स आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे लगता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जब भी कोई सामान आपका इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है तो इसमें ये टैक्स लगता है, इसे हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है। किस पे लगता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स पे लगता है। और इसका मेन क्यों लगता है, इसका मोटिव क्या होता है, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसको यूज़ करती है ताकि वो अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके, और इसके अलावा जितनी भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये मेन इसका मोटिव होता है, क्योंकि बाहर से अगर सामान ज़्यादा आ रहा है और सस्ता सामान बिक रहा है तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत बर्डन आएगा, वो एक तरह से कोलैप्स हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर रखनी पड़ती हैं ताकि उनका सेफगार्ड करा पाए और यहाँ पे इनका रेवेन्यू क्रिएट कर पाए, और जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसको रेगुलेट कर सके बिटवीन इंटरनेशनल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। हमें पता है कि हमारा इंडिया में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए यूएसडी
850 बिलियन, USD 854.8 बिलियन, USD 900 बिलियन और USD 784 बिलियन. तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑल्सो. यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप ना कर पाओ. तो इसका राइट आंसर है आपका 854.8 बिलियन. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024? ऑप्शन है आपके USD 679 बिलियन, 776.6 बिलियन, 777.7 बिलियन. तो इसका राइट आंसर है आपका 776.6 बिलियन. तो आप देखो 854.8 बिलियन आपका इम्पोर्ट है और इतना कम आपका एक्सपोर्ट है. तो ये आपका 100 बिलियन से भी ज़्यादा आपका डिफरेंस है. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेड डेफिसिट है, आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को इसमें से क्या जो है बेस्ट तरीके से डिफाइन कर रहा है? ऑप्शंस: नंबर ऑफ कंट्रीज ट्रेडिंग, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली और द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स अलोन. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वैल्यू है या क्वांटिटी है. वॉल्यूम को देख के आप ये सोचोगे कि क्वांटिटी हो गया वॉल्यूम, ऐसा नहीं है. इसमें हमने टोटल वैल्यू देखनी होती है क्योंकि सर्विसेज की थोड़ी ना क्वांटिटी होती है, उसका तो वॉल्यूम कहलाएगा. तो गुड्स एंड सर्विसेज हमने ट्रेड में पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं, तो वैल्यू क्या होगी? उसकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितनी हमने ट्रेड करी उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है इन मॉनिटरी टर्म्स, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो जिसमें आपके जितने भी आपके जैसे कि शेयर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, जो भी बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ये एक्सचेंज होता है, ठीक है, किसी भी दिन में, किसी भी मतलब दिन में किसी भी समय, तो ये सब आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अंदर आता है. ठीक है, जिसमें आपकी मार्केट की एक्टिविटी होगी, लिक्विडिटी होगी किसी भी टाइम पीरियड में, ये सब इसमें आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू इंक्रीज डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, to obtain goods a country cannot produce domestically, to reduce consumption or to avoid trade deficit. क्या मेन रीज़न है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इसका जो प्राइमरी पर्पस क्या है? क्यों हम ट्रेड करते हैं, किसी बाहर की कंट्री से क्यों सामान मंगाते हैं? जो चीज़ हम डोमेस्टिकली नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है, वो इंपोर्ट करानी पड़ती है, या फिर हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा है हम बाहर वो एक्सपोर्ट करा सकते हैं. ठीक है, तो ये मेन इसका पर्पस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द टर्म फॉर डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? तो ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी कराया है. तो इसका राइट आंसर है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करा दिया मैंने. ठीक है, कंट्री का जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है उसका जो डिफरेंस होता है, आपने ये याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड में आपकी ये चीज़ें आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑन कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? जो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा यानी कि ट्रेड सरप्लस में होगा, तो इसका इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिड्यूस रिजर्व, इंक्रीज रिजर्व, हैज़ नो इफेक्ट और इंक्रीज फॉरेन डेट. तो हमारा फेवरेबल होगा तो हमारे रिजर्व्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, रिड्यूस कैसे हो जाएंगे? ठीक है, हमें फ़ायदा होगा. तो ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, जल्दी जल्दी करने हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है. व्हाट इज़ वन वे अ कंट्री कैन अवॉइड अ ट्रेड डेफिसिट? तो कौन सा एक बेस्ट तरीका है जिसमें हमारी कंट्री जो ट्रेड डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट्स जो हम ज़्यादा कर रहे हैं वो हमारा होता है ट्रेड डेफिसिट, तो ये इसको अवॉइड कर सके. तो कैसे अवॉइड करेंगे हम? आप लॉजिकली सोचो इसके बारे में. ऑप्शंस देखते हैं हम. इंक्रीज इट्स इंपोर्ट्स, इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स, लोअर इट्स एक्सपोर्ट्स और रिड्यूस प्रोडक्शन. तो इसका राइट आंसर है आपका, आप जब अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करोगे तो ट्रेड सरप्लस की साइड पे आप जाओगे. ठीक है, अगर इंपोर्ट करोगे तो आप ट्रेड डेफिसिट में जाओगे, तो आपको एक्सपोर्ट इसके लिए इंक्रीज़ करना पड़ेगा. इसका क्या है राइट आंसर? व्हाट इम्पैक्ट डज अ ट्रेड सरप्लस ऑन कंट्रीज इकॉनमी? अगर ट्रेड सरप्लस में होगा तो आपके इकॉनमी में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज डेट आपका बढ़ेगा या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
रिजर्व इंप्रूव होंगे या रिड्यूस करेंसी वैल्यू होगी या इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट। तो अगेन ये आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी समझाया आपको। इससे आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपका इम्प्रूव होगा ना कि कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर की इनमें से क्या एग्जाम्पल है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इम्पोर्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन और फॉरेन एड। तो अगर आप ट्रेड करते हो उसमें आपके लिए एक बैरियर क्या साबित होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो नहीं होगा। अगर एक्सपोर्ट प्रमोट करोगे तो कैसे बैरियर होगा? फॉरेन एड से तो कुछ ऐसा नहीं होता है। तो इम्पोर्ट्स के ऊपर अगर आप टैक्सेस लगाते हो, बाहर की कंट्री से अगर कोई सामान आ रहा है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रही है ज़्यादा, तो ये एक बैरियर कहलाएगा आपका आपके ट्रेड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच इंडियन सेक्टर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इट्स एक्सपोर्ट। तो इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट का, कौन सा सेक्टर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, मैं बताऊं तो ये आपने ध्यान से पढ़ के जाना है। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो टर्शरी सेक्टर है जिसमें हमारी सर्विसेज आती हैं, तो ये आपका मेजर 54 पॉइंट समथिंग आपका कंट्रीब्यूशन है इसका जीडीपी में। तो और एक्सपोर्ट में भी हमारा यही है ज़्यादा, टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज है तो ये आपको सर्विसेज से याद रखना है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारे एक्सपोर्ट में। तो अभी तक हमने 30 क्वेश्चन किए जिसमें एग्रीकल्चर प्लस इंडियन फॉरेन ट्रेड हमने कंप्लीट कर लिया। अभी बचा हमारा हिस्ट्री। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम इसका पार्ट सेकंड लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, कल सेम टाइम पे आपने जुड़ना है। तो हम हिस्ट्री के ऊपर पार्ट सेकंड करेंगे और इसके साथ साथ जेएनके में एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि जेएनके के में भी आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। तो हम यहाँ पे फिर वो भी कल की क्लास में इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, वो भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें पढ़नी हैं तो आप भी जुड़िए सेम टाइम पे। और फिर हिस्ट्री के ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वो भी आप जुड़िए। ठीक है, बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा आप अपने कॉमेंट्स ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। JKSSB अड्डा 614।